अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना टेक्निकल का कोर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कोर्स कितने हिस्सों में होगा। तो इसकी 3 या 4 फेजेस होंगी। पहली फेज़ में हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। दूसरी फेज़ में हमारे पास सप्लाई और डिमांड होगी। तीसरी फेज़ में हमारे पास एंट्रीज होंगी। ठीक है। और जो हमारी फोर्थ फेज़ होगी उसमें हमारे पास एक सेटअप्स। ठीक है। मार्केट में बने बनाए सेटअप्स जिनको लोग स्ट्रेटजीज भी बोलते हैं, वो होंगे। तो ये 4 फेजेस में हमारा पूरा कोर्स होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा, लेकिन इतनी बेसिक भी नहीं होगी कि मैं आपको बताता फिरूं कि ये फॉरेक्स क्या है, क्या किस तरह से काम करती है, टेक्निकल क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होता है। ठीक है। वो चीज़ें आपने देखनी है। अपने किसी भी यूट्यूब चैनल से आप लोग देख सकते हैं कि स्प्रेड क्या है, मार्केट का ब्रोकर किसे कहते हैं, ब्रोकर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। वो अलग चीज़ें हैं। हम लोग टेक्निकल्स पे ही पूरा फोकस करने वाले हैं, और इसके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। टेक्निकल्स की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। फॉरेक्स की बेसिक वो मैं नहीं शुरू करने वाला यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एडवांस कोर्स होने वाला है। तो इसमें मैं ये नहीं समझाऊंगा कि स्प्रेड क्या होता है, कमीशन किसको बोलते हैं, ब्रोकर क्या करता है, ए बुक बी ब्रोकर क्या होते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो एक अलग बहस है, वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ये एडवांस कोर्स होगा, एडवांस स्टफ होगा इसमें। टेक्निकल्स पे बिल्कुल बेसिक से, मतलब एक बच्चा भी अगर देखता है 7-8 साल का, तो वो भी इस कोर्स को पूरा देखने के बाद टेक्निकल्स पे पूरी गिरफ्त बना लेगा। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स थोड़ा सा बेसिक में लेके चलूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स दो लफ्ज़ों का मिक्सचर है, दो वर्ड्स हैं इसमें। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। ठीक है। फॉरेक्स का फॉर जो है वो फॉरेन करेंसी से निकला है। ठीक है। और एक्स एक्सचेंज से निकला है, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को हम फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स बोल देते हैं, इस तरह से कंबाइन करके। अच्छा, किसी भी मार्केट में फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट है और क्रिप्टो है, उनमें ट्रेड करनी है अगर आपने, तो आपके पास दो मेन मेथड हैं उसमें ट्रेड करने के लिए। चाहे वो फॉरेक्स हो, ये बिल्कुल ये कोर्स आपका फॉरेक्स का नहीं होगा, मतलब सिंपल फॉरेक्स का नहीं होने वाला। ये आपका एडवांस कोर्स होने वाला है। ये आपकी स्टॉक मार्केट में भी काम करेगा, और उसके अलावा ये आपकी क्रिप्टो में भी काम करने वाला है। तो इसके टेक्निकल इसको समझे। चार्ट है ना, चार्ट आपका दूसरे स्टॉक मार्केट में भी आपको चार्ट मिलेगा, और क्रिप्टो में भी आपको चार्ट मिलेगा। तो जहाँ जहाँ आपको चार्ट मिलेगा, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये चार्ट की लैंग्वेज है। ठीक है। आपको चार्ट पढ़ना आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो जब ये पता चल जाएगा तो मार्केट चाहे कोई भी हो, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट हम लेके चलते हैं, क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, तो फॉरेक्स को ही लेके चलूंगा। आप कोई भी अगर बाइनांस करते हैं या कोई भी करते हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। फॉरेक्स फॉरेक्स में या किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के दो बड़े मेथड हैं। फर्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल मेथड। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है टेक्निकल। अब फंडामेंटल क्या होता है? ठीक है। फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक से लेके चलूंगा। फंडामेंटल होता है किसी भी मुल्क में होने वाले, मतलब अगर आप फॉरेक्स करते हैं या आप स्टॉक मार्केट करते हैं या आप बाइनरी करते हैं, बाइनरी चलो बाइनरी अलहदा करें, वो कोई ट्रेडिंग नहीं है। बाइनांस करते हैं तो उनमें आप सिंपल, ये जो आपके न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, मतलब किसी भी मुल्क की जीडीपी होगी, उसके करंट अफेयर्स हो गए। ठीक है। ये करंट अफेयर उस कंट्री के भी, मतलब फॉरेक्स बेसिकली काम करता है यूएसडी पे, ये इसका मेन पेयर है। इसके अकॉर्डिंग इसके इर्द गिर्द ही सारी करेंसीज घूमती हैं डॉलर के। ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको दुनिया भर के भी पता होना चाहिए और यूएस के भी पता होना चाहिए। जीडीपी का पता होना चाहिए, और ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी नई डेवलपमेंट होने वाली है। ये सारी चीज़ें मिलकर फंडामेंटल बनाते हैं। ठीक है। और फंडामेंटल पे ट्रेड करने वाले को फंडामेंटल ट्रेडिंग कहते हैं। ये हम लोग नहीं करने वाले, ये बिल्कुल मतलब ये समझाना ज़रूरी था फंडामेंटल क्या है, लेकिन इस पे ट्रेड नहीं करते हम लोग। सेकंड हमारे पास जो मेथड है, जो बिल्कुल मैकेनिकल मेथड है, जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो टेक्निकल है। ठीक है। टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल ऐसा है कि आपने एक चीज़ को पकड़ा, उसको तोड़ा, उसके पार्ट्स देखे, और फिर उसको वापस से जोड़ दिया या एक नई चीज़ बना दी। जिस तरह एक, मतलब एक चीज़ की केमिस्ट्री होती है, एक चीज़ की साख्त होती है। जिस तरह ये कंप्यूटर है किस तरह बनता है, इसमें कीबोर्ड है, मॉनिटर है, स्पीकर है, अपना सीपीयू, माउस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं।
इसी तरह ये सब चीज़ें मिल के एक क्या बनाती हैं, कंप्यूटर बनाती हैं। इसी चार्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, सप्लाई डिमांड होगी, हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, इंड्यूसमेंट होगी, लिक्विडिटी होगी। ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक अच्छा सेटअप को करके देती है। ठीक है। तो टेक्निकल्स जो है वो हमारे चार्ट की एक मैकेनिकल वे में हमारे चार्ट की एक लैंग्वेज है। जिस तरह हर चीज़ की, जिस कंप्यूटर की लैंग्वेज ऐसी है, सी प्लस है, जावा, और मतलब ऐसी और भी काफ़ी सारी है। इसी तरह हमारे चार्ट की भी लैंग्वेज है। ठीक है। चार्ट बोलता है, चार्ट बातें करता है। ठीक है। उसको ही सीखना, हम लोग उसको पढ़ना सीखेंगे। टेक्निकल, अब हम जब टेक्निकल कर रहे हैं तो टेक्निकल में सबसे बेसिक चीज़ है मार्केट का स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन। ठीक है। लेकिन उस प्राइस एक्शन को तोड़ मोड़ के मुख्तलिफ चीज़ों में ढाल के, मतलब जिसको जो चीज़ काम कर रही है उसने अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग एक मेथड बना लिया चार्ट को पढ़ने का, एक तरीकेकार बना लिया। ठीक है। अब हमारे पास जो मेनली काम करने वाले चार मेथड हैं उनमें प्राइस एक्शन है, सबसे पुराना है। एसएमसी है, इसको हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। आईसीटी है, इसको हम लोग इनर सर्कल ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। और इसका क्लेम है कि इसने एसएमसी इंट्रोड्यूस करवाई थी 90s में। उसके बाद वी एस है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये वाइकॉफ से निकला है और वाइकॉफ के साथ ही काम करता है। ठीक है। वाइकॉफ की एडवांस किस्म की ये चीज़ है। तो ये एटीज़ का, 18 तो 19th मेरे ख्याल है सेंचुरी में बना था, या जब भी, इसकी डिटेल मुझे नहीं आती, लेकिन ये बहुत पुराना वाइकॉफ है। फिर उस वाइकॉफ को मॉडिफाई करके वी एस ए बनाया गया। उसके बाद एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियट वेव। ठीक है। ये हमारे पास बड़े मकबूल तरीन मेथड्स हैं जिन पे ट्रेडिंग हो रही है, और सब के सब काम करते हैं। सिंपल प्राइस एक्शन भी काम करता है, एसएमसी भी काम करता है, आईसीटी भी काम करता है, ये सब सब काम करते हैं। काम नहीं करता तो हमारा ये जो ट्रेडर बंदा बैठा हुआ है वो काम नहीं करता। वो चीज़ों को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश करेगा। ये जो सब चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन है, टेस्टेड है, एसएमसी टेस्टेड है। मैंने ट्रेंड लाइन पे भी प्रॉफिटेबल होते हुए लोगों को देखा है, और डबल बॉटम डबल टॉप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी प्रॉफिटेबल होते हुए देखा है। उसको एडवांस कर लें, उसमें लिक्विडिटी लेके आ जाएं, आईसीटी और वीएसए के, मतलब चार्ट को कॉम्प्लेक्स बनाते जाएं वो जो बनता जाएगा। उसको सिंपल रखने की कोशिश करें तो वो सिंपल होता जाएगा। ठीक है। तो ये चार मेथड होते हैं। अब ये चार मेथड क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए? इन चारों मेथड का मकसद सिर्फ एक था कि वो चार्ट को पढ़ सकें हम लोग। चार्ट को पढ़ने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के एक मेथड्स बनाए गए हैं जिनमें हमें समझ आ जाती है कि चार्ट अब हमारे साथ ये बात कर रहे हैं। तो ये मेथड्स, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ था चार्ट को पढ़ना, चार्ट को सीखना, चार्ट की बोली सीखना कि चार्ट हमें क्या कह रहा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब हम लोग चार्ट को पढ़ते हैं, चार्ट को सीखते हैं, तो हम लोग कोई आपके जहन में बात आएगी ना कि एक बंदा जो है, या आप लोग ट्रेडिंग में क्यों आए? आप सिर्फ चार्ट को देखने, चार्ट को पढ़ने तो नहीं आए ना, आप चार्ट से पैसा बनाने के लिए आए। ठीक है। तो चार्ट से पैसा बनाना है, चार्ट को पढ़ना है, तो ये सब लैंग्वेज हम सीख क्यों रहे हैं? मतलब अगर मैं सिर्फ पी प्राइस एक्शन आपको थियोरेटिकली सिखा दूं तो उसका क्या ही फायदा होगा? उसका को आगे जाके पेपर तो होगा नहीं जिसमें आप, जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई जॉब मिल जाए। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। जिस तरह एक इंजीनियर बनता है वो प्रैक्टिकल करके बनता है, एक डॉक्टर बनता है वो सर्जन बनता है वो प्रैक्टिकल करके बनता है, वो सिर्फ थ्योरीज नहीं पढ़ता। इसी तरह एक ट्रेडर है, वो भी प्रैक्टिकल करके बनेगा, वो थ्योरीज पढ़ के नहीं बनने वाला। ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों पढ़ते हैं हम लोग? चार्ट को क्यों पढ़ेंगे? सिर्फ चार्ट से दो चीज़ें निकालनी है हमने, सिर्फ और सिर्फ चार्ट से दो चीज़ें निकालनी है हमने। इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखो। हाँ, तो हम इसको सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। हम चार्ट पे 10-20 ड्राइंग्स नहीं बनाएंगे, हम इसको सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे उसमें हमारे पास हमारा एम हमें नज़र आ रहा है कि हमने क्या सीखना है, उससे हमें क्या निकालना है। ठीक है। तो वो उससे हमारे पास निकलेगा डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन। मतलब हम कोई भी मेथड पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, आईसीटी, वाइकॉफ, वीएसए, एसएमसी, उन सब का मकसद सिर्फ चार्ट से ये दो चीज़ें निकालना है, एक डायरेक्शन और एक एग्जीक्यूशन। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखें, आपके पास फर्ज करें ये एक चार्ट है। ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह चल रहा है, ये मंडे है। ठीक है। अब देखें, आपके पास दो चीज़ें पता है। पहली चीज़ आपके पास डायरेक्शन है। ठीक है।
आप डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे? आपको पता है, आपने वीएसए से डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन आपके पास आ गई अप। ठीक है। मतलब मंडे वाले दिन जो कैंडल क्लोज होगी मंडे के दिन की, वो बुलिश क्लोज होगी, मतलब मंडे बुलिश है। ठीक है। आपके उस पास डायरेक्शन निकल के आ गई। अब इस चीज़ ने आपकी एक चीज़ को एलिमिनेट कर दिया, आपकी सेलिंग को। अब आपके पास यहाँ पे कोई सेलिंग बनती है, यहाँ पे कुछ सेलिंग बनती है, यहाँ पे कुछ सेलिंग बनती है, आप उसको नहीं लोगे क्योंकि आपको पता है कि आपका मंडे बुलिश ही क्लोज होगा। तो आपकी सेलिंग या तो चलेगी थोड़ी, या एसएल दे जाएगी। तो ये आपकी डायरेक्शन आपका फ़ायदा देगी कि आप डायरेक्शनली गलत नहीं होंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है वो है एग्जीक्यूशन। ठीक है। अब हमें डायरेक्शन का पता है कि ऊपर जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ से करना है? ठीक है, देखें, फर्ज करें मार्केट इस तरह से चल रही है। ठीक है। तो अगर यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ से क्या प्रॉफिट लेगे? ठीक है, कितना प्रॉफिट बना लोगे? तो एग्जीक्यूशन जो है वो मेन चीज़ है। अब यहाँ से बाय करोगे तो इतना ड्रॉडाउन होगा, हो सकता है यहाँ पे ऐसा रखा हो, यहाँ से बाय करोगे तो इस जगह पे ऐसे रखोगे, एसएल हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन भी आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ की कमी है, एग्जीक्यूशन की, कि कहाँ से मार्केट में एंटर होना है। तो उसको समझने के लिए हम लोग सप्लाई और डिमांड पढ़ते हैं। ठीक। तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक एग्जीक्यूशन, एक डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें बताएगी कि ऊपर जाना है, और एग्जीक्यूशन हमें बताएगी कि कहाँ से ऊपर जाना है। ठीक है। अब डायरेक्शन निकालेंगे कहाँ से? डायरेक्शन सिंपली हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें हमें डायरेक्शन निकाल के देता है। ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और ये जो मैं आपको एडवांस और उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, यही आपको इसी की ज़रूरत होगी। उसके अलावा आपको कोई स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपको डायरेक्शन निकाल के देगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आपका सीन है आपका सप्लाई और डिमांड का, देखें, एग्जीक्यूशन आपकी हमेशा सप्लाई और डिमांड से होने वाली है। सप्लाई लेवल से या डिमांड लेवल से आप अपनी मार्केट को एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है। यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन होगी, यह आपको वो जगह बता देगा, वो लेवल्स बता देगा जहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं या जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं। ठीक है। तो अभी आपको एक बेसिक एक बुनियाद जो मैंने आपको बना के दी, वो यहाँ पे बन के आ गई आपके पास, कि आपने कौन सा माइंडसेट लेके इस इसमें मार्केट में आना है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ढूंढनी है आपने। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मार्केट फॉरेक्स मार्केट की बेसिक में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं टेक्निकल्स की बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलूंगा। ठीक है। तो टेक्निकल का हमें पता तो चल गया, अब हमारे पास जो सारा काम होगा वो चार्ट पे होगा। ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि चार्ट क्या होता है। देखिए, चार्ट सिंपली यहाँ पे एक इस तरह का आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास इस तरह का चार्ट होगा, ये वाला। ठीक है। तो चार्ट जो है वो आपके पास स्क्रीन में बना हुआ होगा। इस चार्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? मार्केट का डाटा मिलेगा, प्राइस मिलेगी। ठीक है। इस जगह पे प्राइस लिखी हुई होगी, और यहाँ पे डेट होगी। देखें, ये मई की 3 तारीख है, 5 है, 6, 7, 8, 10, 12। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डेट होगी, यहाँ पे आपका ये होगा। बिल्कुल बेसिक है, आपको ये सब पता होगा। ठीक है, स्किप कर देना अगर इसको ना देखना हो, आगे एडवांस में चलेंगे हम लोग। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चार्ट, ये जो चार्ट है ये तीन तरह से हमारे पास हमारे सामने नजर आता है। एक है लाइन चार्ट। ठीक है। लाइन चार्ट क्या होता है? वो हमारे पास सिंपल एक लाइन की तरह इस तरह से हमारे पास प्राइस जो है वो सामने नजर आ रही होती है, इसको हम लाइव देखेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है बार चार्ट। इसमें हमारे पास बार्स होती हैं, ठीक है, जो इस तरह से मार्केट को ऊपर और नीचे जाता हुआ हमें दिखाती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो है कैंडलस्टिक चार्ट, और यही हमारा मेन चार्ट है। हम इसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ लेके चलेंगे। ठीक है। तो तीन तरह के चार्ट है हमारे पास, लाइन चार्ट होगा, बार चार्ट होगा, और कैंडलस्टिक चार्ट होगा। चलें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं लाइव चार्ट में। देख, ये जो हमारे पास बना हुआ है, ये हमारा एक कैंडलस्टिक चार्ट है। ठीक है। ये इस तरह से नजर आएगा आपको, ये लंबी लंबी मोमबत्तियां बनी हुई नजर आएंगी, इनको हम कैंडल्स बोलते हैं। उसके बाद लाइन चार्ट, ये आपको इस तरह से नजर आएगा, ये लाइंस बनी हुई होंगी, ये इस तरह से लाइन चार्ट काम करता है। और उसके बाद हमारे पास आता है बार चार्ट।
ये ये बार इस तरह से जो हमारी भरी हुई कैंडल थी, वो अब हमें इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, ये नीचे जा रही है कैंडल्स, ये ग्रीन ऊपर आ रही है। ये ओपनिंग प्राइस है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये लो, ये हाई और ये क्लोजिंग। इस तरह से हमारे पास काम करता है हमारा लाइन चार्ट और बार चार्ट। लेकिन हमें सिर्फ काम करना है हमारे लाइन चार्ट के ऊपर, ओहो सॉरी, कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर। अब जब कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर काम करना है तो कैंडल को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। कैंडल को किस तरह से समझेंगे वो मैं आपको लेके जाता हूँ। देखिए, अब कैंडल का कलर जो है वो मैटर नहीं करता। जैसे कि देखें, ये यहाँ पे ग्रीन है और रेड कैंडल्स का मिक्सचर है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते। कैंडल का कलर जो है वो मैटर नहीं करता। बाय की कैंडल और सेल की कैंडल का मैटर करता है। अब यहाँ पे मैंने जो लाल कैंडल है वो सेल की कैंडल बनाई है। ठीक है, ये सेलिंग कैंडल है। और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपकी बाय की कैंडल है। ठीक है, अब सुने, जो आपकी सेल की कैंडल होगी, जो आपकी बेरिश कैंडल होगी, वो आपके पास सिंपल आएगी। देखें, एक सेलिंग कैंडल है और एक बाइंग कैंडल है। मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ, उसमें थोड़ा सा ग्लिच आया हुआ था। ये जो आपकी कैंडल होगी, ये आपकी बाई की कैंडल होगी। ठीक है, इसको हम करते हैं ब्लू। और उसके बाद ये जो आपकी कैंडल होगी, ये आपकी सेल की कैंडल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गौर से समझें। जो हमारे पास बुलिश कैंडल है वो कहाँ से ओपन होगी? बुलिश कैंडल, बाय की कैंडल जो है वो नीचे, क्योंकि बाय है जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं बाय, तो जाहिर है जो बुलिश कैंडल होगी वो नीचे से ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद ये उसका लो होगा, उसके बाद ये वाला उसका हाई होगा और यहाँ पे आके वो क्लोज होगी। तो ये उसकी सारी होगी ओपन, लो, हाई और क्लोज। इस तरह से हमारी एक बुलिश कैंडल बनती है। अब वही सेम चीज़ हम बेरिश में लेते हैं। बेरिश जो है वो सेल की कैंडल होती है। सेल मतलब मार्केट को नीचे गिराना। तो सेलिंग में ये हमारी कैंडल जो है यहाँ से ओपन होगी, उसके बाद ये इसका हाई होगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे लो लगाएगी और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बाइंग कैंडल, बुलिश कैंडल जो है नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। और हमारी सेलिंग कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक था, इसीलिए जल्दी जल्दी से पढ़ा दी। अब जो हमारी, जिस तरह से हम इंग्लिश सीखना हो तो हम लोग पहले एबीसी सीखते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके कुछ हिज्जे होते हैं वो हम बनाते हैं और वो सीखते हैं। मार्केट में टेक्निकल सीखने में, टेक्निकल की ज़ुबान सीखने में जो सबसे पहला जो उसका ए है वो है हाइज और लोज। क्यों? क्योंकि मार्केट काम ही हाइज और लोज में करती है। कोई भी मार्केट आपको इस तरह से ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आएगी और कोई भी मार्केट आपको इस तरह से नीचे आती हुई नज़र नहीं आएगी। ये ऊपर जाना हो तो इस तरह से ऊपर जाएगी, अगर नीचे आना हो तो इस तरह से नीचे आएगी। तो देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे लो बन रहा है, ये हाई बन रहा है, ये हाई बन रहा है, ये लो बन रहा है। ठीक है, ये हाई बन रहा है, इसी तरह ये हाई बन रहा है, लो बन रहा है, हाई, लो, लो, हाई। इस तरह से मार्केट हाइज और लोज में ही काम करती है। तो जब मार्केट काम ही हाइज और लोज में करती है तो हमें भी हाइज और लोज का पता होना चाहिए। ठीक, तो देखें एक हाई किस तरह से बनता है। एक हाई बनने के लिए आपको सिंपल तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन चाहिए। एक हाई जो है वो तीन कैंडल की फॉर्मेशन से बनता है, जिसमें दरमियान वाली कैंडल जो है उसकी विक। ठीक है, जब मैंने आपको कैंडल्स पढ़ाई तो सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो भरा हुआ पार्ट होता है कैंडल का, ये उसकी होती है बॉडी। और ये जो डंडियां सी बनी होती हैं ये उसकी विक्स होती हैं। ठीक है, ये विक हो गई। तो ये वाली बॉडी है, ये विक है। इस तरह ये बॉडी और ये वाली विक है, ये बॉडी और ये वाली विक है। ठीक है, भरा हुआ पार्ट आपकी बॉडी होगी और ये जो डंडी सी होगी ये आपकी विक होगी। तो एक हाई बनने के लिए तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन ज़रूरी है। ठीक है, तीन कैंडल इस तरह से बने कि उनमें से दरमियान वाली जो कैंडल है उसकी विक पहली और तीसरी विक से ऊपर हो। ठीक है, हाँ, दोबारा सुन लें। एक हाई के बनने के लिए तीन कैंडल की फॉर्मेशन चाहिए, जिसमें तीसरी दरमियान वाली जो कैंडल है उसकी विक पहली और तीसरी दोनों की विक से ऊपर हो। अब यहाँ पे ये कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, डिफरेंट हो सकते हैं। हम जब चार्ट देखेंगे तो उसमें हो सकता है कोई एग्जाम्पल सामने है।
इसी तरह जो लो है हमारे पास वो किस तरह से बनता है। सेम तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन होगी, जिसमें दरमियान वाली कैंडल जो है उसकी लो और विक जो है वो सबसे लो, वो लो होनी चाहिए पहली और तीसरी विक से। ठीक है। तो इस तरह से एक लो बनता है और एक हाई बनता है। इसको चार्ट पे देखते हैं। देखिए, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये एक हाई बना, ये वाला। किस तरह बना, ये पहली और ये दूसरी जो वीक है, इससे ये वीक हाई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लो बना। ये लो किस तरह से बना, क्योंकि इसमें ये तीसरी, पहली और तीसरी कैंडल जो है उसकी विक ऊपर है इससे। ठीक है। उसके बाद अगेन एक हाई बना, ये वाला। अब ये हाई कैसे बना, क्योंकि इससे पहले वाली कैंडल और इससे बाद वाली कैंडल की विक जो है वो इससे नीचे थी। अब अगेन हमारे पास ये एक लो बना। ये लो कैसे बना, इससे पहले वाली एक कैंडल और इसके बाद वाली एक कैंडल की विक जो है ये इससे ऊपर है, ये सबसे नीचे वाली विक है। ठीक है। उसके बाद अगेन एक हाई बना। हाई किस तरह से बना, उससे पहले वाली कैंडल और उसके बाद वाली कैंडल की विक जो है वो उससे नीचे है, मतलब दरमियान वाली की विक सबसे ऊपर है। ठीक है। उसके बाद अगेन एक यहाँ पे अगेन हाई बना। यह एक इस तरह बना, उससे पहले वाली और उसके बाद वाली जो कैंडल है वो उसकी विक जो है वो नीचे है। अब देखिए यहाँ पे एक लो बना। ये लो किस तरह बना, इससे पहले वाली एक कैंडल, उससे बाद वाली एक कैंडल, इन दोनों की विक जो है इससे ऊपर है और ये सबसे नीचे है, तो ये लो बना। अब यहाँ पे ये वाला हाई बना। ठीक है। हाई किस तरह से बना, इससे पहले वाली एक कैंडल और बाद वाली एक कैंडल, वो दोनों की विक नीचे है और इसकी विक ऊपर है, तो ये इस तरह से मार्केट हाईज और लोज में बन रही है। इसको इस तरह से अगर लगाएं तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है। तो ये मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हाईज और लोज में काम कर रही है। हाई लो हाई लो हाई लो हाई और लो। ठीक है। अब इस तरह से मार्केट को हम हाईज और लोज का पता लगा सकते हैं कि हाई कहाँ पे बन रहा है और लो कहाँ पे बन रहा है, तीन कैंडल की फॉर्मेशन से। लेकिन यही यहाँ पे बस नहीं है, हाई कौन सा लेना है और लो कौन सा लेना है वो ज़रूरी है। अब आपको हर दूसरे तीसरी घंटे के बाद हाई और लो बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो अब आप समझें कि हाई और लो कौन सा लेना है। पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट को हाईज और लोज किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट हाईज और लोज में काम करती है। इस तरह से ऊपर जाना हो तो इस तरह से ऊपर जाएगी साहब, zigzag में, और नीचे आना तो इस तरह से नीचे आएगी zigzag फॉर्म में। तो ये वाला जो आपका लो बनेगा, यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आएगी, सिंपल वही तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन। ठीक है। इस जगह पे भी आपको सिंपल वही तीन कैंडल की फॉर्मेशन नजर आएगी, सेम ही यहाँ पे नजर आएगी और सेम ही यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि ये हाई और लोज बने हुए हैं। ठीक है। तो जहाँ पे हाई लो बना हुआ है, यहाँ पे मतलब लाइन चार्ट में आपको दिखाऊंगा, कैंडल स्टिक चार्ट में वहाँ पे इस तरह की तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन बनी हुई आपको नजर आएगी। ठीक है। तभी जाके ये हाई बनेगा। अब यहाँ पे इसके अंदर भी हाईज और लोज बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है। मार्केट में जहाँ एक टाइम फ्रेम में एक चीज़ बन रही है, वहाँ दूसरे टाइम फ्रेम में भी वही सेम चीज़ बन रही होती है। ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये हाईज और लोज जब आपको कैंडल स्टिक चार्ट में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ बनी हुई आपको नजर आएगी। अब हाईज और लोज हमने पढ़ लिए। ठीक है। लेकिन इनको नाम देना बड़ा ज़रूरी है। नाम देना क्यों ज़रूरी है, देखिए, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया। तो ये तो इस तरह से भी हो सकता है, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया। तो इस तरह से मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ठीक है। या मार्केट ने इस तरह से हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया। तो मैं समझना चाहता हूँ कि जब मुझको वो बंदा बताए कि मार्केट हाई इस तरह से ऊपर जा रही है और बोल के बताना, तो किस तरह से बताएगा। तो हम इन सब को एक नाम देते हैं। नाम किस तरह से देंगे, कि ये जो हमारे पास एक लो, अब देखिए ये हाई बन रहे हैं, तो ये हमारे पास एक लो है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पे एक चीज़ बन गई। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया, लेकिन वो लो देखें कहाँ पे, वो लो इस लो से ऊपर है। ठीक है। तो इसको हम हायर लो बोलेंगे।
और उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, वो हाई कहाँ पे, वो हाई पिछले हाई से ऊपर है, तो हम उसको हाई हाई बोलेंगे। तो अब जब कोई बंदा मुझे बोलेगा कि मार्केट हाइज और हायर हाइज बना रही है, तो मैं समझूंगा कि हाँ, हायर हाइज अगर बना रही है तो मार्केट तो बुलिश है। पिछले हाई से ऊपर, पिछले हाई से ऊपर, पिछले हाई से ऊपर, जिस तरह एक सीढ़ी होती है, हर स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है। हाई है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। ठीक है। तो हमें पता चल गया, मुझे पता चल गया कि अब जो बंदा मुझे बता रहा है हायर सही लगा रही है, तो मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह देखिए, ये मार्केट ने लो लगाया लेकिन पीछे वाले लो से ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। फिर एक हाई लगा, पिछले वाले हाई से ऊपर है, तो हायर हाई। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया यहाँ पे। अब देखिए, ये वाला लो कहाँ पे है? ये वाला लो इस लो से नीचे है। ठीक है। ये वाला लो इस लो से नीचे है, तो ये इसको लो बोलेंगे, लेकिन लोअर लो बोलेंगे, क्योंकि पीछे वाले लो से नीचे है। तो लो का भी लो है, तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, लेकिन देखिए हाई की पोजीशन कहाँ पे? पीछे वाले हाई से नीचे है, तो इसको हम लोग लोअर हाई बोलेंगे। मतलब हाई तो है, लेकिन पीछे वाले हाई से लोअर है। ठीक है। इसी तरह अगेन एक लो लगा, जो पीछे वाले लो से भी नीचे है, तो उसको हम लोअर लो बोलेंगे। और हाई लगा लेकिन पीछे वाले हाई से नीचे है, तो इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। अब जब लोअर लो लोअर हाइज बनना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास एक चीज़ बन के आ जाएगी, जो मुझे ये बताती है कि अब मार्केट नीचे जा रही है। जिस तरह हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, एक स्टेप नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, मतलब लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो, तो हम उसको बोलेंगे लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर, मतलब हर लो पीछे वाले लो से नीचे है। अगर इस तरह हाई पे जाना, तो हर हाई पीछे वाले हाई से ऊपर है, तो उसको हम हायर हाइज बोलेंगे। तो इस तरह से हमने इनको नाम दे दिया। अब जब हम इनको पढ़ेंगे, तो हम इसको पहले वाले को लो और हाई बोलेंगे, लेकिन आगे जाके हम बोलेंगे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसी तरह लो हाई तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरह से हम इसको नाम दे लेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि हमने इनको नाम देना है, और अगर हमें को बताया कि मार्केट हायर हाई बना रही है, तो मार्केट, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जा रही है। और इसी तरह कोई हमें बताता है कि मार्केट लोअर लो लगा रही है, तो हमें पता चल गया कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है। अभी हमने पढ़ना है कि मार्केट जब एक हाई तोड़ती है, तो किस तरह से तोड़ती है। ठीक है। हमने पढ़ा कि मार्केट के जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अभी हमने पढ़ा है, मार्केट का स्ट्रक्चर है मार्केट के हाइज और मार्केट के लोज। ठीक है। तो जब कोई स्ट्रक्चर टूटेगा, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। इसी तरह जब कोई स्ट्रक्चर टूटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कोई हाई या लो, कोई भी लो टूटेगा, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि हाई और लो एज इट इज मार्केट के स्ट्रक्चर थे। ठीक है। वही हमारा आगे आके टॉपिक बनता है। ठीक है। व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझने से पहले हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हम मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं किसको। तो हम हाई और लो को मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं, हमें पता है। ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये जब टूटा तो क्या हुआ? और तुम्हें बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर टूटा, इंग्लिश में बोलूँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह मार्केट नीचे आई, ये वाला एक स्ट्रक्चर था मार्केट का, ये टूटा। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आगे कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला भी स्ट्रक्चर है, और इसको ऐसे कर दूं तो ये भी स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में से कोई भी टूटेगा, तो इसको भी हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना, इसको इस तरह से तोड़े, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, तो अगर ये इस तरह से टूटता है, तो ये भी क्या बना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जब भी स्ट्रक्चर टूटेगा, जब भी हाई या लो टूटेगा, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब जब टूटने की बात आई, तो हमें टूटने के रूल पता होने चाहिए कि कोई चीज़, कोई मार्केट में अगर कोई चीज़ टूटती है, कोई स्ट्रक्चर टूटता है, तो वो किस तरह से टूटता है। तो उसका एक रूल है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक रूल है। अगर वो नहीं होगा, तो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम नहीं मानेंगे। वो रूल क्या है? वो रूल है कि कोई भी कैंडल, मतलब अगर बुलिश साइड पे हम लोग देख रहे हैं, तो बुलिश कैंडल पीछे वाले स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है आपको। मैं आगे रिपीट करता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, वो टूटेगा तब जब कोई बुलिश कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी, तो वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा? इनवैलिड तब होगा जब स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट विक लगाएगी।
ठीक है। जब भी मार्केट इस स्ट्रक्चर के ऊपर विक लगाएगी तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर मानना है तो वो हमें इस तरह से मानेंगे। मतलब देखें, एक तो ये सिंपल एग्जांपल है, कैंडल क्लोज होगी, बात खत्म, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो बना हुआ है, अब होगा ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद होगा। वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। अब देखिए, ये था आपके पास एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये जो लाइन बनी हुई थी इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि देखें, हम पावर शिफ्टिंग पे बात कर रहे हैं। इस हाई पे जो पावर थी, तो एक विक जो होती है ना, विक, वो एक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे अगर कोई विक लगती है तो यहाँ पे जितनी ताकत होगी शिफ्ट होकर इस विक के अंदर आ जाएगी। किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर विक लगती है तो इसमें जितनी भी ताकत होगी शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये सोखती है, पावर को सोख लेती है, पावर को ऑब्जॉर्व करती है। तो यहाँ पे फर्ज करें इस जगह पे जो पावर थी वो इस विक ने ले ली, इस विक ने। ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मानेंगे इसको? पावर तो सारी अभी भी यहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि मार्केट इस विक के ऊपर कैंडल को क्लोज करे। अगली कैंडल देखो बनी, नहीं बनी। अगली कैंडल ने क्या किया, फिर इस विक के ऊपर एक विक लगा दी। अब यहाँ पे भी जो पावर थी वो सारी आ गई, अब इसकी पावर मिल के यहाँ पे आ गई। तो अभी भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? यहाँ पे चलें, इसकी पावर इस वीक में आ गई, यहाँ पे एक वीक लगी, इसकी पावर इस वीक में आ गई। अब देखें यहाँ पे ये वीक नहीं लगी, यहाँ पे ये बॉडी क्लोज है। तो जब भी जैसे ही बॉडी क्लोज होगी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरे पास आ गया अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सिंपल रूल है सादा, के इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो। लेकिन अगर नहीं होती, विक लग जाती है, तो जैसे जैसे वो विक्स लगना शुरू होंगे, मतलब यहाँ पे विक लगी तो इसके ऊपर हमें मुझे कैंडल क्लोज चाहिए। अब अगली कैंडल ने क्या किया, फिर से विक लगा दी, तो मुझे उस कैंडल की विक के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ठीक। जब ये सीन बन जाएगा तो अब मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया वैलिड। ठीक है। ये बारीकी है, ये आपने बिल्कुल समझनी। उसके बाद ये मेरा हैंडल है, कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे इस जगह पे आके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर मैं कमेंट में जवाब ना दे पाऊँ तो। अब यहीं पर रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स के बारे में कि मार्केट में कितने ट्रेंड होते हैं। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं। देखिए, सिंपल अगर लेके चलूँ तो ये देखिए, ये आपका एक स्ट्रक्चर था, ये वाला लो बना हुआ है ना, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई तो ये मेरे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उस तरह ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना, इसके ऊपर कैंडल नीचे क्लोज हुई तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो, ये एक स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर विक लगी है, तो इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। हुआ भी क्या, विक लगी और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा दूं कि वो किस तरह से हुआ। अब देखें यहाँ पे, ये भी स्ट्रक्चर इसके ऊपर विक लगी थी लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए, ये मेरे पास था एक लो, और ये इसके नीचे विक लगी, मैंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहा। नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई कहाँ, इस विक से भी नीचे। जब इस विक से नीचे क्लोज हुई तो ये मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, मेरे पास ये इतनी लैग है। उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा चलते हुए। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा? नहीं, मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा। इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब बोल सकता हूँ, जब इस लो के इस विक के नीचे कैंडल क्लोज होगी। अब यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई,
तो अब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके वैलिड हुआ है, जब ये वाली कैंडल इस विक के नीचे क्लोज हुई। तो अब मेरे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आ गया। तो इसको इस तरह से नीचे भी लेके आ सकते हो, ये भी बोल सकते हो, या सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि ये मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो आपकी यही ये सिंपल आपकी असाइनमेंट है कि आपने चार्ट को देखना है, उसमें हाइज और लोज को ढूंढना है, और उसके बाद आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखना है जिसमें एक ही कैंडल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और कम्प्लेक्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखना है जिसमें आपको विक से लड़ना पड़ा और आखिर में जाके ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।